नमस्कार। आज हम इतिहास के सबसे प्रभावशाली और सच कहें तो सबसे विवादास्पद ग्रंथों में से एक मनुस्मृति पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। इसकी आलोचना अक्सर होती है और जैसा कि इसके एक संस्करण की प्रस्तावना में लिखा है, इसकी तस्वीर को भयानक, विकृत और पूर्वाग्रह से युक्त तक बताया गया है। तो इसीलिए आज हम सीधे स्रोत पर जा रहे हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ग्रंथ कहता क्या है। अच्छा, एक कानूनी ग्रंथ को कहाँ से शुरू होना चाहिए? शायद नियमों या सजाओं से, है ना? लेकिन मनुस्मृति की शुरुआत होती है पूरे ब्रह्मांड के निर्माण की कहानी से। पहले अध्याय के मुताबिक हर चीज एक तय दिव्य क्रम में बनती है, और ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं है। असल में ये इस विचार की नींव रखती है कि दुनिया में हर चीज, हर व्यक्ति का एक तय स्थान और उद्देश्य है, जो इस बड़ी कॉस्मिक व्यवस्था का ही एक हिस्सा है। और यही ब्रह्मांडीय व्यवस्था का सिद्धांत फिर सीधे सीधे मानव समाज पर लागू किया जाता है, जिसे 4 सामाजिक व्यवस्थाओं में बांटा गया है। मनुस्मृति एक ऐसे समाज की रूपरेखा बनाती है जो 4 वर्णों में बटा हुआ है। इसके पीछे सोच ये है कि समाज को ठीक से चलाने के लिए हर वर्ग की अपनी खास भूमिकाएं और कर्तव्य होने चाहिए। यहाँ हर वर्ण को बिल्कुल साफ साफ जिम्मेदारियां दी गई हैं, जो एक तरह से सामाजिक व्यवस्था का ढांचा बनाती हैं। इस सिद्धांत के अनुसार हर समूह का योगदान समाज को संतुलित रखता है और उसे आगे बढ़ाता है। और यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या सामने आती है, जिसे प्रस्तावना में भी खास तौर पर बताया गया है। इसके अनुसार ये जो सामाजिक संरचना थी, वो मूल रूप से जन्म पर नहीं, बल्कि व्यक्ति के गुणों और उसकी योग्यता पर आधारित थी। ये एक ऐसा पॉइंट है जो इस ग्रंथ पर होने वाली आज की बहसों के बिल्कुल केंद्र में है। तो समाज की बड़ी संरचना से हटकर अब ये ग्रंथ एक व्यक्ति के जीवन की बारीकियों पर आता है और जीवन जीने के लिए एक पूरी संहिता, एक कोड पेश करता है। खुद जीवन को ही 4 अलग-अलग चरणों में बांटा गया है, और हर चरण का अपना एक मकसद और अपने कर्तव्य हैं। ये एक व्यक्ति को युवावस्था से लेकर बुढ़ापे तक गाइड करता है, मतलब एक तरह से जीवन का पूरा रोड मैप है। पारिवारिक जीवन के नियम तो अविश्वसनीय रूप से विस्तृत हैं, यहाँ तक कि विवाह जैसी संस्था को भी 8 अलग-अलग प्रकारों में बांटा गया है। इससे पता चलता है कि सामाजिक व्यवस्था को कितनी गहराई से परिभाषित करने की कोशिश की गई थी। और इसी ग्रंथ में महिलाओं के सम्मान को लेकर ऐसे मजबूत श्लोक भी मिलते हैं। ये पंक्तियां अक्सर उन आलोचनाओं के जवाब में कोट की जाती हैं जो ग्रंथ के दूसरे हिस्सों पर होती हैं, जो इसकी आंतरिक जटिलता को भी दिखाता है। तो ठीक है, समाज और व्यक्ति के लिए नियम तो हैं, लेकिन इन्हें लागू कौन करेगा? इसके लिए मनुस्मृति शासन और कानून का भी एक विस्तृत खाका पेश करती है, जिसमें राजा और न्याय की भूमिका सबसे अहम है। यहाँ दंड का कॉन्सेप्ट बहुत केंद्रीय है। इसे सिर्फ सजा के तौर पर नहीं, बल्कि एक परम शक्ति के रूप में देखा गया है। वो शक्ति जो खुद राजा है, जो नेता है और जो समाज में व्यवस्था और न्याय को सुनिश्चित करती है। ये एक तरह का साफ सामाजिक अनुबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, जहां राजा की वैधता लोगों की रक्षा करने से आती है, वहीं लोगों की स्थिरता कानून को बनाए रखने से। ये एक 2 तरफा व्यवस्था है। और ये कानूनी संहिता सिर्फ सिद्धांत नहीं थी, बल्कि बहुत ज्यादा विस्तृत थी। मिसाल के तौर पर सबसे गंभीर अपराधों के लिए 1000 पण, जो उस समय की एक मुद्रा इकाई थी, तक का जुर्माना तय था। ये दिखाता है कि कानून कितने व्यवस्थित और संहिताबद्ध थे। तो इस प्राचीन और जटिल ग्रंथ से आखिर क्या निष्कर्ष निकाला जाए? ये तो साफ है कि मनुस्मृति सिर्फ एक कानून की किताब से कहीं ज्यादा है। ये पूरी दुनिया को एक स्ट्रक्चर देने के लिए एक बहुत बड़ा, व्यापक खाका है। ये हमें आज इसकी विरासत को लेकर एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ देता है। एक आधुनिक समाज को इस प्राचीन और विवादास्पद ग्रंथ को कैसे देखना चाहिए? क्या इसे पूरी तरह अपना लेना चाहिए या खारिज कर देना चाहिए? या फिर इसमें से कुछ सीखने लायक है? दिलचस्प बात यह है कि प्रस्तावना खुद ही कभी कबीर के शब्दों से एक रास्ता सुझाती है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सुप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि किसी भी प्राचीन ग्रंथ से सार यानी काम की चीज कैसे निकाली जाए और जो अप्रासंगिक है उसे कैसे अलग किया जाए।